नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। क्या कभी आपने यह सोचा है कि कभी कोई इंसान एक दिन के लिए एक रोबोट को डेट पर ले जाए, और वो भी सिर्फ किसी काम के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भोजन पकाने के लिए, कुछ बातें करने के लिए और अपने एक दोस्त की तरह गपशप के साथ दिन बिताने के लिए। आज यह विज्ञान की कथा नहीं है, बल्कि यह कल्पना हकीकत में बदलती जा रही है। आज हम बात करेंगे इंसान और रोबोट के इन बदलते हुए रिश्तों की। किस तरह से आज के दौर में रिश्तों की पुनर्व्याख्या हो रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए हैं जहां मशीनें न केवल हमारी सेवा करेंगी, बल्कि शायद हमारी जीवन साथी भी बनेंगी। आज यह सब कर सकना संभव हो गया है ह्यूमनॉइड रोबोट के माध्यम से। और जैसा मैंने कहा, यह कल्पना नहीं, यथार्थ है, हकीकत है। हम बात कर रहे हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और ह्यूमनॉइड रोबोट के उस नए स्वरूप की, जो अब सिर्फ मशीन नहीं रह गया है, बल्कि मनुष्य के लिए एक भावनात्मक मित्र के रूप में, भावनात्मक साथी के रूप में उसके साथ जुड़ता चला जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तकनीक के साथ हम कोई भावनात्मक संबंध बना रहे हैं? क्या यह अकेलेपन की निशानी है, या भविष्य की नई आवश्यकता या जरूरत है? तकनीक बदल रही है और साथ ही हमारे रिश्तों की परिभाषा भी बदल रही है। क्या आप और हम इस बात के लिए तैयार हैं? अभी हाल ही में एक ताजा मामला आया है चीन का। चीन के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर झांग जुनझाओन ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट को एक दिन के लिए किराए पे लिया। वो रोबोट किराए पे किस लिए लिया गया था? जी हां, खाना बनाने के लिए, सफाई करने के लिए, गपशप करने के लिए और बातचीत में साथ निभाने के लिए। यह अनुभव उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए तो मनोरंजन का कारण बना ही, साथ ही हमारे लिए भविष्य की एक नई दिशा की ओर भी संकेत है। और इस रोबोट का नाम था यूनिजी, और इसकी एक दिन की कीमत थी 1.17 लाख रुपए। आज के समय में चीन ही क्यों, दुनिया के अनेक देशों में ये एआई रोबोट्स आपके मित्र के रूप में, सहचर के रूप में आपका साथ निभाने के लिए तैयार बैठे हैं। आज के समय में जापान, चीन, दक्षिण कोरिया आदि अनेक देशों में, आदि अनेक पश्चिमी देशों में धीरे धीरे ह्यूमनॉइड रोबोट्स और एआई से जुड़ी हुई ये मशीनें न सिर्फ आपकी सहायता के लिए आ रही हैं, बल्कि आपके साथ एक भावनात्मक संबंध बनाने के साथ साथ आपके सामाजिक कार्यों में सहयोगी की भूमिका भी निभाने जा रही है। ये विकसित ही इसी अवधारणा पर किए जा रहे हैं। जापान में गेट बॉक्स नाम का एक डिवाइस है, जो अजुमा हिकारी नाम की एक वर्चुअल होलोग्राम गर्लफ्रेंड से आपको मिलवाती है। वह इसके यूजर के साथ, इसके उपयोगकर्ता के साथ संवाद करती है, उन्हें सुबह उठाती है, घर लौटने पर उनका स्वागत करती है और कहीं न कहीं भावनात्मक रूप से उससे जुड़ने का एक संवेदना या भाव भी कहीं उसका अनुभव कराती है। कई जापानी पुरुषों ने इसे अपनाया है और यहां तक भी सुनने में आया है
कि कुछ लोगों ने तो इस गर्लफ्रेंड के साथ प्रतीकात्मक रूप से विवाह तक कर लिया है। तो देखा आपने किस तरह से हमारी दुनिया बदल रही है। दक्षिण कोरिया में रोबोटिक पत्नियों पर रिसर्च का काम शुरू हो गया है। दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान आज ऐसे रोबोट्स पर काम कर रहे हैं जो वृद्ध जन और अकेले रहने वालों के मानसिक और सामाजिक जो उनका परिवेश है उसमें किस तरह से वो अपने आप को ढाल पा रहे हैं, इस पर भी काम किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ यूरोप कई देशों में इस तरह के प्रयोग शुरू हो गए हैं। कुछ ऐसे स्टार्टअप्स आ गए हैं जैसे रिप्लिका और हार्मनी एआई। उन्होंने ऐसे चैट बॉक्स या ह्यूमनॉइड्स बनाए हैं जो उपयोगकर्ता के दोस्त के रूप में, प्रेमी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, एक जीवन साथी के रूप में संबंध बनाने के लिए प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कुछ तकनीक आवाज किस तरह से बनाई जाए, चेहरे के हाव भाव को किस तरह से लाया जाए, किस तरह से भावनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की जाए, इन सब को उसके अंदर कहीं जोड़ा जाता है, उसके माध्यम से इन्हें तैयार किया जाता है। हमारे सामने प्रश्न यह है कि इस तरह का चलन बढ़ क्यों रहा है। हम जानते हैं आज के जीवन में एकाकीपन की भावना बढ़ती जा रही है। फेसबुक पे आपके 5,000 मित्र हैं, इंस्टाग्राम पे हजारों लाखों फॉलोवर्स हैं, व्हाट्सएप के अनेक ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं और आपको शाब्दिक सहानुभूति मिल रही है, लेकिन जीवन में जब वास्तविक संकट आता है या कभी आपको आवश्यकता होती है, कितने लोग आपका साथ देते हैं। यह सबसे बड़ी चुनौती है आज के इस तकनीकी युग में। तकनीक के कारण हमारा जीवंत संपर्क कम होता चला जा रहा है। वो छोटे छोटे बच्चे, किशोर, युवा इसी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं और वो अपने आसपास के जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, उनके साथ मिलकर शायद जो प्रसन्नता की अनुभूति नहीं करते हैं, वो हजारों मील दूर बैठे हुए उस अनजान कथित मित्र के साथ संवाद कर एक अजीब सी सहानुभूति या सुकून महसूस करते हैं। तो जिस तरह से इस तकनीक ने आज के समाज में अकेलेपन की में वृद्धि कर दी है, अकेलेपन को जिस तरह से बढ़ावा मिल रहा है विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, वहां इस तरह की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। तकनीकी प्रगति के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एक तरह से मानवीकरण किया जा रहा है। व्यक्तिगत पसंद और अपनी प्राइवेसी के कारण लोग भावनात्मक जुड़ाव के नए नए विकल्प तलाश रहे हैं और ऐसे ही विकल्पों की तलाश का परिणाम है इस तरह के रोबोट का विकास, जो आपके अकेलेपन के साथी बनकर आपके जीवन की उस रिक्तता को दूर करने के लिए कहीं अपना एक छोटा सा समर्थन तैयार कर सके या भूमिका निभा सके। ये रोबोट मानवीय आकार के होते हैं, जिसे एक चीनी संगठन ने तैयार किया। इसे यूनिटरी G1 का नाम दिया गया। ये रोबोट खाना बनाने से लेकर बातचीत करना और उस दौर में आपका मनोरंजन करने की क्षमता से भी विकसित है। क्षमता को भी उसके अंदर कहीं प्रोग्रामिंग की गई है। वो एक उस तरह का डिजाइन बनाया गया है जो मानवीय आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है, जिससे ऐसा लगता है कि वो वास्तविक जीवन के मनुष्य हैं, जबकि मूल रूप से वो मशीन है। तकनीक से उनको लैस किया गया है। वो रोबोट एक दिन के लिए डेट पर लाया गया था, जिसके साथ उस व्यक्ति ने खाना खाया, संवाद किया, अपने मन की भावनाओं को उसके साथ साझा किया और वो रोबोट भी उस डेट पर उसका कहीं मनोरंजन कर रहा है। रोबोट ने उस व्यक्ति को भोजन बनाने में सहयोग किया, उसको दिशा निर्देशित किया और उसकी बातों को अपने ढंग से समझकर उसका उत्तर भी दिया। मित्रों,
जिस तरह से चीन में रोबोट टेक्नोलॉजी अपने नए रूप में आगे बढ़ रही है, जिस तरह से दुनिया के अनेक देशों में रोबोट का उपयोग किया जा रहा है, ऐसे क्षेत्रों में रोबोट का उपयोग किया जा रहा है जहां अभी तक हमने कल्पना नहीं की थी। हमारे सामाजिक जीवन में उसका हस्तक्षेप निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। इस एक घटना ने हमको ये दिखा दिया है कि रोबोट टेक्नोलॉजी का उपयोग अब जीवन के अनेकानेक क्षेत्रों में हो सकना संभव है, और वहां भी संभव है जहां हम मानवीय संपर्क और व्यवहार की जरूरत को महसूस करते हैं। रोबोट टेक्नोलॉजी का जिस तरह से दुनिया में विकास हो रहा है, जिस तरह से जापान, अमेरिका, यूरोप जैसे देश जो तकनीकी दृष्टि से समृद्ध हैं, रोबोट का उपयोग कर रहे हैं, उसने रोबोट की उपयोगिता के नानाविध क्षेत्रों को हमारे सामने उद्घाटित कर दिया है। चीन में एक व्यक्ति ने एक रोबोट को अपनी शादी में शामिल कर लिया। शादी के दौरान वो फूल बांट रहा है, गाने गा रहा है। आप किस तरह से कल्पना करते हैं और मालूम पड़ता है कि वो आपकी कल्पना को पंख लग गए, वो कल्पना साकार हो गई। इस रोबोट ने शादी में जो आगंतुक अतिथि थे उनका मनोरंजन किया और एक नए तरह का अनुभव लेकर के जो शादी में अतिथि सम्मिलित हुए थे वो वहां से वापस लौटते हैं। जैसा मैंने कहा कि रोबोट आपका दोस्त भी है। जापान में पिपर नामक एक रोबोट बहुत प्रसिद्ध है, बहुत चर्चित है, जो मानवीय संपर्क की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। इसे भी वहां शामिल किया गया है। उसमें शारीरिक संपर्क करने की क्षमता है, जैसे वो आपसे हाथ मिला सकता है, आपको हक कर सकता है, आपकी भावनाओं को पहचानने की क्षमता है, आपके सुख दुख में सम्मिलित हो सकता है। इस पेपर की विशेषता यह है कि जो इसे अपने घर में लेकर के आता है वो अपने दोस्त के रूप में उसे देखता है और उसको अपने उस सामाजिक जीवन में जो अकेलापन है उसमें कहीं उसको मदद मिलती है, उस अकेलेपन या बोरियत को दूर करने में। चीन में अब तो चीन के अलावा भी अनेक देशों में रोबोट शिक्षक या रोबोट ट्यूटर आ गए हैं जो 24/7 बच्चों को, विद्यार्थियों को पढ़ा सकने में सक्षम है। वो अपने शैक्षिक अनुभव विद्यार्थियों के साथ साझा करते हैं, उनको पढ़ाते हैं और बहुत आसानी से उनका शिक्षण प्रशिक्षण कर सकते हैं। और विद्यार्थियों को भी इस नई तकनीक में एक विशेष रुचि महसूस हो रही है। रोबोट डॉक्टर्स की बात तो आपने सुनी ही है, किस तरह से रोबोटिक चिकित्सा में आज एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। ये रोबोट डॉक्टर अपने अनुभव शेयर करते हैं और मरीजों को अधिक सुरक्षित और शीघ्र उपचार दिलाने के लिए आश्वस्त भी करते हैं। और तो और अब तो रोबोट बैरिस्टा भी आ गए हैं जो आपके लिए तुरंत कॉफी बना देते हैं। आप जब जाएंगे तो आपको तुरंत कॉफी मिल सकती है, बड़ी सुविधा हो गई है। रोबोट नर्स आ गई हैं, नर्सिंग स्टाफ में रोबोट का प्रवेश हो गया है। अस्पतालों में इनका उपयोग होने लगा है, जो मरीजों की भली भांति देखभाल कर सकने में संभव है, सक्षम है। रोबोट गायक आ गए हैं। चीन का उदाहरण मैंने आपको दिया, किस तरह से एक विवाह समारोह में रोबोट ने गाने गाकर अतिथियों का मनोरंजन किया। ये रोबोट इमोशनल फ्रेंड्स के रूप में आपका साथ निभा रहे हैं। जापान में ग्रिजली बियर नाम का एक रोबोट है जो मानवीय संपर्क की दृष्टि से बेहतरीन काम कर रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात आपने सुनी है, किस तरह से आज दुनिया के अनेक देशों में स्वचालित कार, बिना ड्राइवर के कारें चल रही हैं। किस तरह से रोबोट आपके जीवन में एक परिवर्तन लेकर के आ गए हैं। ऐसे भी रोबोट आ गए हैं जो विवाह समारोह या घर में इसी प्रकार का कोई फंक्शन है तो वहां आपकी सारी व्यवस्थाओं की देखभाल भी कर सकते हैं। रोबोट डेटिंग एप्स हैं। ये डेटिंग एप्स रोबोट स्वयं चला रहे हैं। अब ऐसे डेटिंग एप्स उपलब्ध हो गए हैं जहां आप इनसे संपर्क करके इन रोबोट से बातचीत कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, इनके साथ समय गुजार सकते हैं। और अब रोबोट डेटिंग फेस्टिवल्स आयोजित किए जा रहे हैं। ये रोबोट विभिन्न देशों में इस तरह के फेस्टिवल आयोजित कर रहे हैं जहां लोग उसमें सहभागिता करके रोबोट के साथ डेटिंग कर सकते हैं। रोबोट डेटिंग घर की कल्पना की जा रही है
जिसमें लोग घरों में ही रोबोट के साथ डेटिंग कर रहे हैं। रोबोट डेटिंग वीडियो कॉल्स की व्यवस्था हमारे यहां पर होने लग गई है। कुछ देशों ने इस तरह की सर्विसेज शुरू की है कि ये जो वीडियो कॉल सर्विसेज हैं वो रोबोट जो है वो चलाएंगे और ये रोबोट अपने यूजर को इस तरह की सेवाएं दे सकने में सक्षम है। डेटिंग वर्कशॉप की कल्पना की जा रही है। ये रोबोट अब ऑनलाइन वर्कशॉप्स कर रहे हैं जहां इनके साथ मिलकर के लोग जुड़ सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आप जिस क्षेत्र में भी कल्पना करें, रोबोट वहां अपनी उपस्थिति से कहीं आपको गुदगुदाते हैं, चुलबुलाते हैं और आने वाले भविष्य के लिए एक रास्ता भी दिखाते हैं। कोरिया में एक कंपेनियन रोबोट बनाया गया है जो व्यक्तियों के अकेलेपन को दूर करने के लिए एक तरह से कंपेनियन के रूप में आपके जीवन में एक अनुष्ठान लेकर के आता है। मैं आपसे बात कर चुका हूं किस तरह से रिप्लिका और हार्मनी एआई जैसे एआई चैटबॉट और ह्यूमनॉइड साथी जो हैं किस तरह से एक प्रेमी प्रेमिका की भूमिका निभाने में सक्षम है। चीन का यह मामला विशिष्ट है क्योंकि यह रोबोट एक सेवा देने वाली मशीन नहीं है। यह इंसान की तरह से आपसे बात कर रही है, आपकी बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है और झांग जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे उनको एक इंसानी दोस्त के रूप में कहीं सहयोग कर रही है। यह उदाहरण एक तकनीकी प्रगति का संकेत मात्र नहीं है बल्कि एक सवाल भी उठाता है कि क्या तकनीक के साथ हम भावनात्मक रूप से जुड़ने लग गए हैं। क्या आने वाले दौर में हम हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों को रोबोट्स पर डालने लग जाएंगे? क्या वो आपकी जगह मीटिंग्स में भाग लेगा? क्या वो आपकी जगह किसी समारोह में जाना है, शादियों में जाना है, किसी सामाजिक उत्सव में भाग लेना है, तो क्या वो आपका प्रतिनिधित्व कर सकने में सक्षम है? शायद आने वाले दौर में हम इस और भी आगे बढ़ जाएं, जो इंसान की भावनाओं को, उसके मूड को, उसके व्यवहार को समझकर उसी के अनुरूप संवाद करने लगेगा। वो आपकी आवाज की नकल करने लगेगा, आपके व्यवहार की नकल करने लगेगा और इसीलिए लोग उन्हें एक जीवन साथी के रूप में, उसके विकल्प के रूप में भी देखने लगे हैं। सवाल यह है, इस पे चिंतन होना जरूरी है कि क्या यह तकनीक अकेलेपन का समाधान है या अकेलेपन को और अधिक बढ़ाने वाला है या हमारे जीवन में और अधिक समस्याओं को आमंत्रित करने वाला है? क्या रोबोट के साथ बनाया गया वह मानसिक या भावनात्मक संबंध आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक तो नहीं होगा? और कल्पना कीजिए उस क्षण की जब एक जीवन साथी के रूप में, मित्र के रूप में, एक इमोशनल फ्रेंड के रूप में ये रोबोट आपको गुमराह करने लगे, आपको भ्रमित करने लगे या भावनात्मक रूप से आपको चोट पहुंचाएं, हानि पहुंचाएं। दायित्व किसका होगा? रोबोट के निर्माता का, जिसने उसमें प्रोग्राम फिट किए हैं उनका, या वो इंसान जो उसका उपयोग कर रहा है उसका स्वयं का? बहुत सारे नैतिक सामाजिक प्रश्न इनके साथ जुड़ गए हैं। वो रिश्ते जो कभी भावनाओं पर आधारित थे, वो रिश्ते जो कभी विश्वास पर आधारित थे, अब ये कोड और डेटा के आधार पर जो रिश्ते निर्मित होंगे उनका परिणाम क्या होगा? हम कैसे भविष्य का निर्माण करने जा रहे हैं? ये प्रश्न तकनीक से जुड़े हुए मात्र नहीं है बल्कि हमारी सामाजिकता, हमारी सांस्कृतिक अभिरुचियों, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं, हमारी जीवन संस्कृति, मानवता, इन सब के मूल प्रश्न हैं। ये इनकी नींव से जुड़े हुए प्रश्न हैं जिन पर आने वाला जो भविष्य है, समाज है, वो निर्मित होगा। भारत में रोबोट अभी इतने आम नहीं हुए हैं। हालांकि रोबोट का हस्तक्षेप भारत में भी कई क्षेत्रों में होने लगा है। एआई का उपयोग बहुत अधिक होने लगा है। भारत सरकार ने भी विशेष राशि आवंटित की है एआई के उपयोग की या अपना एक स्व एआई निर्मित करने के लिए। तो क्या इस दौर में, आने वाले समय में
हमारा समाज इसको स्वीकार कर लेगा? क्या यह वैधानिक रूप से स्वीकृत कर दिया जाएगा? सामाजिक रूप से इसे स्वीकारोक्ति मिलेगी? क्या हमारी पारंपरिक और जो भावनात्मक मूल्यों पर आधारित संस्कृति है वो इस तकनीक को अपनाने के लिए तैयार हो पाएगी? क्या आने वाले समय में हम एक नए नैतिक और मानसिक खतरे के रूप में इसे देखेंगे? समाज वैज्ञानिकों को इस विषय पर अधिक शोध विमर्श करना होगा ताकि एक ऐसी स्पष्ट नीति बनाई जा सके जहां तकनीक और भावनाएं कहीं आपस में एक संतुलन बना करके जीवन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सके। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि तकनीक के साथ हमारे रिश्ते दिन प्रतिदिन तेजी से बदलते जा रहे हैं। वह दिन दूर नहीं है जब हमारी सारी बोलचाल, तौर तरीके, व्यवहार, जीवन पद्धति, जीवन संस्कृति सब कुछ डिजिटल हो जाए। हमारी भावनाएं, प्रेमाभिव्यक्ति, दुखाभिव्यक्ति, ये सब भी डिजिटल हो जाए। ओह, वो समाज कैसा होगा जब हमारे रिश्ते दिल से नहीं डिवाइस से बनने लगेंगे। आइए हम इस बात पे चिंतन करें कि जिस तकनीक का हम उपयोग कर रहे हैं, ये तकनीक हमें नियंत्रित कर रही है या हम तकनीक को नियंत्रित कर रहे हैं? क्या तेजी से होता यह बदलाव हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहा है या अंततः भावनात्मक रूप से हमें कमजोर कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, व्यथित कर रहा है? हमें इन प्रश्नों के उत्तर तलाशने होंगे ताकि हम तकनीक को एक साधन बना सकें। तकनीक हमारा लक्ष्य नहीं है। यह विषय हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम तकनीक आधारित समाज को कैसा बना रहे हैं। अगर यह विषय आपको भी सोचने के लिए बाध्य करता है तो मित्रों, आपसे अनुरोध है, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी भावनाएं YouTube कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद, जय भारत।